नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी की जो बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, जहां पर चाइना में भारत का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर, चाइना में भारत का झंडा। बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इसी प्रकार से अपनी भारतीय सेना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि चीन के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर हांगकांग में किस प्रकार से लहराया भारत का ध्वज। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथरस यात्रा पर बीजेपी सांसद रवि किशन का आया है नया बयान। उससे आगे बताएंगे दोस्तों, जहां पर पूर्वी लद्दाख में चाइना से जारी तनाव के बीच भारत ने स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। साथ ही बताएंगे जहां पर आर्मीनिया के खिलाफ जंग में कूदे सीरियाई आतंकी, आगे क्या हुआ सब बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही दोस्तों गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर, जहां पर उसका नया रेट अब तय किया गया है अक्टूबर से। वो क्या रेट है दोस्तों नया, वो भी बताएंगे आपको। अगर आपके भी घर में सिलेंडर है तो उससे आगे बताएंगे दोस्तों, जहां पर हाथरस केस को लेकर अन्ना हजारे का आया बयान, क्या कहा उन्होंने ये भी बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे जो अभी की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर दोस्तों, जहां चीन के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर हांगकांग में प्रदर्शनकारियों ने लहरा दिया भारत का तिरंगा झंडा। जी हाँ दोस्तों, चीन कल अपना राष्ट्रीय ध्वज मना रहा था। इस मौके पर हांगकांग में एक प्रदर्शनकारी ने भारत और चाइना के बीच चल रहे सीमा तनाव को लेकर भारतीय सेना का समर्थन करते हुए भारतीय ध्वज लहरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक्सक्लूसिव बड़ी खबर आपके सामने बता दें कि चीनी जन गणराज्य के गठन की 71वीं वर्षगांठ के लिए 8 दिनों की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई है। हांगकांग में प्रदर्शनकारी ने भारतीय ध्वज तिरंगा कॉजवे बे में लहराया। यहाँ प्रदर्शन की कम आशंकाओं के बावजूद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। बता दे जून में हांगकांग की विधायिका द्वारा एक विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। इसके तहत चीनी राष्ट्रगान का अपमान करना गैर कानूनी हो गया था दोस्तों। इसका अभी भी विरोध हो रहा है। चीन में छुट्टियों का मौसम शुरू होते ही गुरुवार को राष्ट्रीय दिवस और मध्य शरद ऋतु उत्सव मनाने के लिए लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए थे। वुहान और देश के शेष हिस्से के इस साल जनवरी में कोविड-19 वैश्विक महामारी से प्रभावित होने के बाद चीन में ये छुट्टियां का पहला मौसम है। ऐसे में दोस्तों लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे चीनी चाइना के लोग, और उसमें से कुछ लोगों ने भारतीय तिरंगा दिखाया। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे में दोस्तों इसको देखकर साफ जग जाहिर होता है कि चाइनीज लोग भी भारतीय सेना और भारत के लोगों का समर्थन करते हैं। ऐसे में दोस्तों वहाँ की सरकार ही निकम्मी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और आप इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं तो। एक और खबर की माने तो पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी दूसरी बड़ी खबर अभी की। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने गुरुवार को स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का दोबारा सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए DRDO को बधाई भी दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस मिसाइल को महाराष्ट्र के अहमदनगर में MBT अर्जुन टैंक से फायर किया गया। KK रेंज में हुए परीक्षण के दौरान मिसाइल ने लक्ष्य को सफलतापूर्व नष्ट किया। इससे पहले 22 सितंबर को अहमदनगर में ही इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। ये मिसाइल 1.5 से 5 किलोमीटर तक बख्तर बंद वाहनों को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। इसे कई प्लेटफार्मों के जरिए लॉन्चिंग की क्षमता के साथ विकसित किया गया है। मौजूदा वक्त में ये अर्जुन टैंक की 120 मिलीमीटर बंदूक के जरिए परीक्षण से गुजर रही है दोस्तों। इस मिसाइल को DRDO के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान पुणे ने विकसित किया है। ऐसे में दोस्तों DRDO की ओर से इस स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल के सफल
परीक्षण को लेकर अगर आप भी दिल से समर्थन करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मोदी जी को धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा दोस्तों इस सफल परीक्षण के लिए। एक और खबर की अगर माने तो आर्मीनिया के खिलाफ जंग में कूदे सीरियाई आतंकी, तुर्की को फ्रांस ने दिया करारा जवाब। बता दें ये भी बड़ी खबर, जहां आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर भीषण जंग जारी है। रविवार से शुरू हुई इस झड़प में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और बताया जा रहा है कि ये हाल के दिनों में सबसे खूनी जंग में बदल गई है। इस बीच अजरबैजान के समर्थन में तुर्की की ओर से भेजे गए सीरियाई आतंकी भी जंग में उतर गए हैं। उधर तुर्की की धमकी के बाद अब फ्रांस भी आर्मीनिया के साथ आ गया है। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए रूस ने लड़ाई को खत्म करने के लिए बातचीत आयोजित करने का ऑफर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दोनों ही देशों की सरकारों को ये ऑफर दिया। उधर इस लड़ाई के खात्मे के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन से बात की है। दोनों नेताओं ने सीज फायर का आह्वान भी किया। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, अगर ये युद्ध इसी प्रकार से दोनों देश के बीच चलता रहा दोस्तों तो आगे जाकर ये एक बड़ा विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आर्मीनिया को रूस सपोर्ट करता है दोस्तों और अजरबैजान को तुर्की, ऐसे में ये दोनों देश भी आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। और अगर ये दोनों देश लड़ेंगे दोस्तों तो अन्य देशों को भी शामिल होना पड़ेगा और ऐसे में एक नया वार छिड़ सकता है जिसका अंत फिर सोचा नहीं जा सकता। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या ये युद्ध आज ही समाप्त हो जाना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर माने तो चीन रूस उत्तर कोरिया से टक्कर की है तैयारी। जापान के सैन्य बजट में रिकॉर्ड बढ़त 52 अरब डॉलर से मजबूत करेगा अपनी ताकत। जी हाँ दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद जापान ने फैसला किया था कि वो अपने हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ आत्मरक्षा में करेगा। हालांकि हाल के सालों में जापान के नेताओं खासकर पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश को इस रुख से बाहर निकालने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चीन के आक्रामक होते रुख की वजह से जापान को ये करने के लिए वजह भी मिलती गई। अब जापान की सेना ने रिकॉर्ड 52 अरब डॉलर का बजट मांगा है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के बदलते रवैये की वजह से अमेरिका को भी चीन और रूस के खिलाफ लड़ने के लिए उसमें एक मजबूत साथी दिखने लगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी जापान के इस बढ़त का समर्थन करते हैं तो कांग्रेचुलेशन जरूर कर दीजिएगा जापान को। एक और खबर की ओर चले तो रूस के विपक्षी नेता नावल्नी ने आरोप लगाया है कि जहर देने के पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है हाथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी ने गुरुवार को जारी बयानों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आरोप लगाया है कि उन्हें जहर देकर किए गए हमले के पीछे पुतिन है। नावल्नी ने समर्थकों से अक्सर कहा है कि इस तरह के हमले तभी हो सकते हैं जब शीर्ष स्तर पर इसके आदेश दिए गए हों। क्रेमलिन ने इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता से लगातार इनकार किया। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये पुतिन सच में ऐसा करवा सकते हैं, हाँ या ना? जरूर बताइएगा। एक और खबर की या इनके इमेज को खराब किया जा रहा है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो एलओसी पर पाकिस्तानी गोलाबारी में 3 हमारे जवान हो गए शहीद, 5 हुए घायल, लेकिन सेना ने आतंकवादियों को दिया है मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उन 3 जवान शहीदों को श्रद्धांजलि जरूर दे दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे देश के लिए वो लोग मर मिटे हैं और उन पर श्रद्धांजलि तो बनती है। एक और खबर की माने तो विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता ढांचा विध्वंस फैसले पर पाकिस्तान की टिप्पणी का दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान मंत्रालय ने एनजीओ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही लड़ाई, विदेश मंत्री एस जयशंकर की आगामी जापान यात्रा और ढांचा विध्वंस मामले पर फैसले के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी बात की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान को लोकतंत्र की समझ नहीं है। ढांचा विध्वंस मामले में फैसले पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है जहां सरकार और जनता अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। ये ऐसी व्यवस्था के लिए कठिन हो सकता है जहां जनता और अदालत की आवाज को सरकार चुप करा देती है। ऐसे में दोस्तों कड़े रुख के साथ भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और
खबर की माने तो भारत के साथ एयर बबल करार करने वाला 16वां देश बन गया है ओमान। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी इसकी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट में धमकी, झगड़ा और धौंस, अगली बार बदलेंगे इसके नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका के इतिहास की संभवतः सबसे खराब प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद अमेरिकी लोग हैरानी जता रहे हैं कि 90 मिनट तक जो उन्होंने सहा, क्या वैसी ही सजा उन्हें और भुगतनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, डिबेट में जिस तरह की काट, धमकी, झगड़ा और धौंस अधिकतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से देखा गया, इसका इस्तेमाल किया गया कि प्रेसिडेंशियल डिबेट्स वाले आयोग का कहना है कि अगली 2 बहस के लिए नियम बदले जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने दोस्तों तो अयोध्या ही नहीं, अब नेपाल के चितवन में भी बनेगा भव्य राम मंदिर। ओली ने किया इसका ऐलान। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार भी अब भगवान राम के नाम पर सियासत करने में पीछे नहीं रहना चाहती है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर 67 एकड़ जमीन में बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी राम को मूल रूप से नेपाल का बताने और उनके लिए अयोध्या पूरी धाम बनवाने में जुट गए हैं। यहाँ भव्य मंदिर बनवाने के लिए चितवन जिले के माड़ी में 40 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। ऐसे में दोस्तों आपको याद दिला दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या को नकली अयोध्या बताया था दोस्तों, और उसी तर्क पर वो नेपाल में अयोध्या बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे इस अयोध्या वाले बयान पर, और जिस प्रकार से नेपाल अयोध्या समझकर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाने में जुट गया है, जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा अपने अयोध्या के लिए। एक और खबर की माने तो नवाज शरीफ ने इमरान सरकार को बताया बाजवा का रबर स्टाम्प। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो भारत को बदनाम करने की नापाक कोशिशें पाकिस्तान की असलियत नहीं बदल देंगी। ऐसे में दोस्तों जिनेवा में हो रहे मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान को निशाने पर लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पवन बादे ने कहा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने के पाकिस्तान के प्रयास इस तथ्य को नहीं बदल सकेंगे कि दसियों हजार अल्पसंख्यक पाकिस्तान से भाग रहे हैं। प्रथम सचिव ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया तेज रफ्तार से विकास कर रही है, पाकिस्तान अभी भी आधुनिक कानूनों, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का असली मतलब नहीं समझ पाया है। पाकिस्तान अधिकारियों को जवाबदेही की भाषा, मौलिक आजादी और सार्वजनिक भागीदारी का मतलब समझने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आज थी, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है और कुछ कहना बाकी रह गया है पाकिस्तान को, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ब्रिक्स देशों के नव विकास बैंक NDB ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए $50 करोड़ और मुंबई मेट्रो के लिए $24 करोड़ 1 लाख कर्ज की मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS परियोजना के लिए मंजूर किए गए $50 करोड़ का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड तीव्र रेल गलियारा के विकास के लिए किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर और बड़ा प्रोजेक्ट अब कुछ नया बनने जा रहा है दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 203 लोगों पर FIR दर्ज कर दिया गया है। हाथरस जाने पर अड़े थे ये कांग्रेसी नेता। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में कोविड-19 के सारे रूल्स और रेगुलेशन को अनफॉलो करते हुए और इनका नियम तोड़ते हुए दोस्तों इन्होंने आगे जाने की कोशिश की, जिस पर इन पर FIR दर्ज करवा दिया गया। ऐसे में आपकी क्या राय है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो योगी सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस की है जारी। त्योहारों और स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है, लेकिन योगी सरकार ने आर्थिक पहिए को गति देने के लिए अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन जारी की है। 15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और मनोरंजन के आयोजनों के लिए भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दे दी है। किसी बंद कमरे में 50
50%, लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। वहीं दुर्गा पूजा के लिए आयोजन समेत विभिन्न आयोजकों को नई गाइडलाइन से राहत मिल सकती है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर। साथ ही जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि प्रबंधन जिला प्रशासन से विचार विमर्श कर स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। इसके अलावा महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही चलना होगा। ऐसे में दोस्तों स्कूल खोलना क्या सही रहेगा दोस्तों, हाँ या ना? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, ताकि आपकी बात योगी सरकार तक पहुंचाई जाए और उस हिसाब से योगी सरकार बच्चों के स्कूल खोलने पर विचार करेगी। एक और खबर की माने तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथरस यात्रा पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि ये ओछी राजनीति है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही एक और खबर की माने तो महंगा हुआ सिलेंडर, बता दें आपको उसकी क्या है नई कीमत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में रसोई का खर्च लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है दोस्तों। जहां एक और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं अब रसोई गैस को लेकर बड़ी खबर आई है। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आईओसी की वेबसाइट पर दिए गए प्राइस के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर 32 रुपए महंगा हो गया है, 32.5 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस महीने भी एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन 19 किलो वाला सिलेंडर महंगा होने से रसोई खर्च जरूर बढ़ सकता है। दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाले गैर सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर का दाम 594 रुपए पर स्थिर है। वहीं 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1133 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1166 रुपए हो गई है। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने लोग 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर का यूज करते हैं और कितने 14 किलो वाले का, बताइएगा जरूर। साथ ही आपके यहाँ पर गैस सिलेंडर का क्या दाम है दोस्तों, किलोग्राम के हिसाब से बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। दोस्तों आप लोग मदद जरूर करिएगा इस मामले में। एक और खबर की माने तो चिंता ना करे किसान, आने वाले सालों में बढ़ती रहेगी एमएसपी। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान, जहाँ पर कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए हाल में पारित कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठनों द्वारा जारी किए जा रहे निरंतर विरोध प्रदर्शनों के बीच वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को किसानों को आश्वस्त किया है कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी न केवल बरकरार रहेगा, बल्कि इसमें आने वाले वर्षों में वृद्धि भी होती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो मुझे पुलिस ने लाठी मार कर गिराया, हाथरस जा रहे राहुल गांधी का ये बड़ा आरोप लगा। ऐसे में दोस्तों आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से आपने वो वीडियो देखी होगी दोस्तों, राहुल गांधी खुद से गिरते हुए यानी जानबूझ करके गिरते हुए नजर आ रहे। दोस्तों आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको भी यही लगता है तो कि वो जानबूझकर गिरे हैं तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और खबर की माने तो हाथरस की हैवानियत पर बोले अन्ना हजारे, कहा दुष्कर्मियों को तत्काल दी जाए फांसी। जी हाँ दोस्तों, सार अन्ना हजारे ने कहा कि भारत ऋषि मुनियों का देश है, भारत की संस्कृति दुनिया में श्रेष्ठ है। इस तरह की घटनाओं से देश का मान घटता है, इसलिए इस तरह की घटना होनी ही नहीं चाहिए। इसके लिए इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि दुनिया याद रखे और कभी भी दुष्कर्म करने से पहले 100 बार सोचे। आपकी क्या राय है अन्ना हजारे को लेकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बिहार चुनाव से बड़ी खबर, जहां एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच उलझता हुआ नजर आ रहा है। सुलझाने के लिए जेपी नड्डा के घर पहुंचे अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग को देखते हुए गुरुवार से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन राज्य के किसी भी प्रमुख राजनीतिक दलों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया है। महागठबंधन में जहां सीट शेयरिंग का मामला उलझा हुआ है, वहीं एनडीए के घटक दल भी आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी की राज्य इकाई पटना में लगातार बैठकें कर रही है, वहीं दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता आपस में बातचीत करके सीट शेयरिंग का सिलसिला सुलझाने में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि कितनी सीट बीजेपी की होनी चाहिए, कितनी जेडीयू की होनी चाहिए? दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अपने हिसाब से सीट लिखकर बताइएगा। देखते हैं बीजेपी इस पर क्या विचार करती है। एक और खबर की माने तो सरकारी कर्मचारियों पर बड़ी खबर, महंगाई भत्ते के भुगतान पर सरकार का ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है, जहां हर कर्मचारियों को इस खबर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये महंगाई भत्ते डीए से जुड़ी खबर है। दोस्तों दरअसल सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है। इस खबर में कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कटौती किए जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने वापस ले ली है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को डीए का लाभ मिलने वाला है। इस वायरल मैसेज में
दावा किया गया है कि 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता लागू करके इसका भुगतान किया जाएगा। इस सूचना को सच साबित करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पत्र भी अटैच करके दिखाया गया है। इस खबर के कई कर्मचारियों के मन में डीए की आस फिर से जग गई है, लेकिन हम आपको आज इसकी सच्चाई बता दें दोस्तों कि ये एक फेक न्यूज है और फर्जी मैसेज था दोस्तों। ऐसे में किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है डीए यानी भत्ते को लेकर दोस्तों। ऐसे में आप सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें और हर तरह की सच्ची खबर को जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और औरों को भी शेयर कीजिए एक सच्ची खबर देखने के लिए ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका धन्यवाद। साथ ही एक और खबर की माने तो त्योहारी सीजन में 200 और ट्रेनें शुरू करेगा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव का बयान। उन्होंने ये बात बताई है दोस्तों, जहां पर त्योहारी सीजन में 200 और ट्रेन चलाना शुरू कर सकेगी भारतीय रेल में। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर थी अब तक की। ऐसे में दोस्तों ये अब तक की सारी बड़ी खबरें थी। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए।